मैं प्रकाश केशव जावड़ेकर मैं विधि द्वारा स्थापित सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो गया। दावा लगातार ये हो रहा था कि बीते 2 साल में मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, लेकिन पीएम मोदी की कैबिनेट की जो नई तस्वीर सामने आई है उसका सियासी कनेक्शन भी साफ दिख रहा है। मंत्रिमंडल में 19 नए चेहरों को जगह मिली है, जिसमें कुछ नामों पर गौर करें तो चुनावों से इसका साफ कनेक्शन दिखता है। 35 साल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जिनकी यूपी के कुर्मी वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ है। चंदौली के एमपी और बीएचयू प्रोफेसर महेंद्र नाथ पांडे को लेकर ब्राह्मण वोट्स का एंगल निकाला जा रहा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में शामिल हुई शाहजहांपुर की एमपी कृष्णा राज की दलित वोटर्स पर अच्छी पकड़ है। इसके अलावा एमओएस केमिकल एंड फर्टिलाइजर निहाल चंद, एमओएस वाटर रिसोर्सेज संवर लाल जाट, एमओएस एचआरडी रामशंकर कठेरिया, एमओएस ट्राइबल अफेयर्स मनुष्क भाई डिवासवा और एमओएस एग्रीकल्चर एमके कुंदरिया समेत 5 लोगों की मोदी मंत्रिमंडल से छुट्टी भी हुई है, जबकि प्रकाश जावड़ेकर का प्रमोशन करके उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश विशेषकर से एक ऐसा राज्य है जिसमें मैं समझती हूँ कि एक कास्ट कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी सोच का परिचय दिया है। वो सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों के बीच में एक संतुलन बना के और सबको प्रतिनिधित्व देते हुए एक जैसे अलग अलग फूलों की एक खूबसूरत माला तैयार की जाती है, उसी तरीके से सभी जातियों से आने वाले लोगों को देश के लिए एक माला के रूप में पिरोकर देश की सेवा करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमें सिखाया गया है कि पद बड़ा नहीं होता, दायित्व होता है और हर दायित्व में कोई न कोई चुनौती होती है। राज्य मंत्री के रूप में भी कोई न कोई चुनौती होगी, लेकिन भारत के डेवलपमेंट में, भारत को आगे ले जाने में, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जो भी योगदान होगा संविधान की सीमाओं के तहत और जो प्रधानमंत्री काम देंगे उसको बखूबी निभाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। खबर है कि पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल में शामिल नए चेहरों को जल्दी से जल्दी काम समझने और प्राथमिकताएं तय करने की नसीहत दी है। 2014 में जब वो जीते थे, वो ग्राफ यहाँ था, तभी वो इतनी बहुमत में जीत कर आए थे। वो ग्राफ नीचे गिर चुका है। अब मंत्रिमंडल की शक्ल बदलें, लोगों के पोर्टफोलियोज बदलें, अपनी बातचीत करने का तरीका बदलें, अब वो ग्राफ दोबारा ऊपर नहीं जाने वाला। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के सांप्रदायिक तरीके से भावनाएं भड़काने का एक तरफ काम हो रहा है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के कुछ नए चेहरे ला करके चुनाव की वैतरणी पार करने का प्रयास हो रहा है। भाजपा को घोर निराशा हाथ लगेगी। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ सत्ता संभालने वाले मोदी मंत्रिमंडल में अब 78 मंत्री हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस फेरबदल के बाद सरकार के कामकाज में कितना बदलाव आएगा। इसी सवाल पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। मोदी कैबिनेट का दूसरा विस्तार हो गया, लेकिन सवाल कई हैं। क्या इस कैबिनेट विस्तार में परफॉर्मेंस को आधार बनाया गया है या फिर पॉलिटिक्स पर ज्यादा जोर रहा है? सवाल यह भी है कि आखिर इस कैबिनेट विस्तार का संकेत क्या है, क्योंकि राजनीति के लिहाज से अगला साल बेहद अहम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या इस कैबिनेट विस्तार से बीजेपी को चुनाव में कुछ फायदा मिल पाएगा? इन्हीं सवालों पर है आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट, कैबिनेट का चुनावी मेकओवर। और इससे पहले कि हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है उनसे हम आपको रूबरू कराएं, उनसे हम बात करें, उससे पहले आपको कुछ खास हम बताते हैं इस चुनावी मेकओवर के बारे में कि अगर ये चुनावी मेकओवर है तो कैसे है चुनावी मेकओवर, क्या इसको चुनावी मेकओवर कहा जा सकता है। जल्दी से आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर क्या कुछ खास है उन लोगों में जिनको आज मंत्री पद के लिए शपथ दिलाई गई है। सबसे पहला नाम मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल का। सबसे युवा मंत्री हैं इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल में। यूपी के कुर्मी वोट पर इनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है और क्योंकि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे ज्यादा जोर लगा रही हैं पार्टियां इस पर, तो कुर्मी वोट बैंक जो करीब 6 से 7% के आसपास बताया जाता है यूपी में, उस पर अनुप्रिया पटेल और उनकी पार्टी का अच्छा प्रभाव बताया जाता है। तो ये गणित हो सकती है। महेंद्र नाथ पांडे यूपी से ही आज शपथ दिलाए गए मंत्रियों में दूसरा चेहरा, बीएचयू के प्रोफेसर हैं, एमपी हैं चंदौली के, और यूपी में क्योंकि ब्राह्मण वोट काफी ज्यादा है और इस वोट बैंक पर भी बीजेपी की नजर है, इसलिए कहीं ना कहीं महेंद्र नाथ पांडे
यूपी में बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। अगला नाम देखिए, कृष्णा राज है, उत्तर प्रदेश की एमपी है, शाहजहांपुर की, और यूपी में बड़ा दलित चेहरा है। ये पहला हमने आपको बताया कैसे वहां पर एक प्रोफेसर है जो ब्राह्मण चेहरा है, और अब दूसरा जो हम आपको बता रहे हैं कैसे एक जो दलित बड़ा चेहरा है, और यूपी में दलित वोट बैंक तो सबसे ज्यादा है, तो उस पर जरूर बीजेपी की नजर है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोच समझ के किया गया मेकओवर है। चौथा नाम अजय टमटा है, एमपी अल्मोड़ा से हैं उत्तराखंड में, और अनुसूचित जाति के वोटरों पर इनकी पकड़ बताई जाती है। 2017 में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं यूपी के साथ ही, तो ये भी काफी उसमें एक तुरुप का साबित हो सकते हैं। अगला नाम देखिए, विजय गोयल, राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं, वाजपेयी सरकार में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं, और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, कई बड़े पदों पर रहे हैं संसद में, और अब वो हमारे साथ भी थोड़ी देर में मौजूद होंगे एक्सक्लूसिवली। थोड़ी देर में विजय गोयल हमारे साथ होंगे, तब उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर के सांसद है, राजस्थान से साइकिल चलाकर संसद आते हैं, और साइकिल वाले सांसद के तौर पर काफी इनकी पहचान भी बन चुकी है। लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल के सचेतक भी हैं, और अर्जुन राम मेघवाल अफसर भी रह चुके हैं, तो प्रशासन की अच्छी इनको समझ है। यह भी एक यहां पर बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। एसएस आलूवालिया एमपी हैं दार्जिलिंग से, और केंद्र में मंत्री पद का पुराना अनुभव है, मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री केंद्र में, और क्योंकि पंजाब में भी चुनाव है तो सिख वोटों के लिहाज से भी एसएस आलूवालिया मददगार साबित हो सकते हैं। तो ये कुछ बड़े नाम है। वैसे तो आज 19 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, राज्य मंत्रियों को, और प्रकाश जावड़ेकर एकमात्र मंत्री जिनका प्रमोशन भी हुआ है, लेकिन ये कुछ बड़े नाम है जिनके बारे में हमने आपको बताया। बाकी के सबके बारे में हम आपको डिटेल्स दिखाते रहेंगे, लेकिन मेरे साथ जो पैनल है अब उनके पास चलते हैं। मेरे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी, मेरे साथ रंजीत रंजन है, एमपी एंड स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, और मेरे साथ पंखुड़ी पाठक है, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी बीएसपी, और जेडीयू के स्पोक्स पर्सन भी अभी थोड़ी देर में, अच्छा, सुधींद्र भदौरिया साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन बीएसपी के, और अजय आलोक स्पोक्स पर्सन जेडीयू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ हैं, आप सभी का स्वागत है। और विजय गोयल जो कि आज इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन जीवीएल, अगर मैं सबसे पहले आपके पास आऊं और आपसे पूछूं कि आखिर जो बात विरोधी कह रहे हैं, आखिर जो बात कुछ जानकार कह रहे हैं, क्यों ना हम इसको चुनावी मेकओवर कहें? देखिए, आज जो मंत्रियों को शामिल किया गया वो लगभग 10 राज्यों से आते हैं, तो सारे 10 राज्यों में चुनाव तो नहीं हो रहे हैं आज के समय, और जो 19 मंत्रियों को जो शपथ दिलाया गया वो पूरे देश से आते हैं, सभी समाज के वर्गों से आते हैं। ये एक बैलेंस्ड एक्सपेंशन है आज की। यदि आप सभी उसमें शेड्यूल कास्ट के दलित नेता हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, महिलाएं हैं, ओबीसी चेहरे हैं, सभी वर्गों को भी शामिल किया गया। गवर्नेंस को आगे बढ़ाना प्रमुख एक लक्ष्य है प्रधानमंत्री मोदी जी का। एक ट्रांसफॉर्मेशनल गवर्नमेंट देना उनके लिए प्राथमिकता है। और एक करते हुए एक बैलेंस्ड कैबिनेट बनाना भी एक अनिवार्य कारण है। यानी आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ज्यादा है और पॉलिटिक्स कम है। हम देश के सभी वर्ग के साथ, आप ये कह रहे हैं परफॉर्मेंस ज्यादा है, पॉलिटिक्स नहीं। आप पॉलिटिक्स को गलत नहीं मैं कुछ गलत अर्थ न निकाला जाए पॉलिटिक्स का। परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको एक रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाना जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से सुधींद्र भदौरिया, आप इस बात को मानते हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो मोदी जी का मंत्रिमंडल विस्तार है, हालांकि ये उनका प्रेरोगेटिव है, पर मैं ये कहूंगा ये खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये एक जिम्नास्टिक जो इन्होंने की, पंजाब को इन्होंने मध्य प्रदेश से फिर किसी अन्य प्रांत से, इधर उधर से ये लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, ये तमाम कोशिशें बिहार के चुनाव में इन्होंने की। नहीं, वो ये कह रहे हैं सुधींद्र भदौरिया, वो ये कह रहे हैं कि 10 राज्यों से हमने मिनिस्टर्स लिए, उन सभी राज्यों में तो चुनाव नहीं है। तमाम तरह की जो कोशिशें हुई, देखिए ऐसा है, ये इनकी ये कोशिशें हैं, ये सब नाकाम कोशिश, इनको मालूम है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पानी पी पी के आरएसएस को गाली दी, उनको भी मंत्री बनाया है। अब मैं नाम उनके गिनाऊंगा तो फिर इनको परेशानी होगी। मैं कह रहा हूं कि इसमें राजीव भक्त, इसमें संजय गांधी भक्त, इसमें रामकृष्ण हेगड़े भक्त, और
बीजेपी को छोड़कर सभी तो भदौरिया भक्तों साहब, को ये तो इसमें बीजेपी का बड़ा दिल हुआ ना विस्तार में फिर शामिल किया गया है। भदौरिया मोदी साहब, जी, ये तो बीजेपी का बड़ा दिल हुआ कि दुश्मनों को भी नहीं, गले बड़ा लगा दिल रहे नहीं हैं। है, ये इनकी पार्टी की दिशाहीनता है। नहीं, इनकी पार्टी की दिशाहीनता है, विचार शून्यता है। इसकी वजह से ये इस तरह का कदम इन्होंने उठाया है और इनकी ठीक है। प्रतिबद्धता अब ठीक है। कुछ चंद ऊंचे वाले घरानों पर है और जुमलेबाजी पर है। अब है। ये किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को भूल चुके हैं। ये केवल औद्योगिक घरानों की पार्टी रह के बनकर रह गए, जैसा आप भी जानते हैं। क्या इस बात को आप भी मानती रंजीत रंजन की औद्योगिक घरानों की पार्टी है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बहुत शायद चर्चा में भी नहीं है और जिन लोगों को लाया गया है उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो समाज के निचले वर्ग से वाकई आते हैं। तो अगर उनको कैबिनेट में या मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है रंजीत रंजन, तो बुराई क्या है इसमें? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो इनकी मिनिमम गवर्नमेंट की बात थी, कथनी और करनी में एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि अब मैक्सिमम गवर्नमेंट हो गई। उन्होंने जंबो अपना मंत्रिमंडल बनाया और साफ दिख रहा है कि जो चुनाव का सिनेरियो है उसको देख के बनाया गया, ना कि विकास को देख के बनाया गया। जिस तरह से नहीं, अभी कैसे कह सकते हैं रंजीत रंजन, अभी कैसे कह सकते हैं? अभी तो उन्होंने काम किया ही नहीं है। गैर, पहले मेरी बात सुनिए, अरे बात सुनिए। जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान और नफरत फैलाने का काम कर रहे थे, जिस तरह से कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा कि सब अपनी जबान पर लगाम दे, तो हम लोग को ये लग रहा था कि शायद उन पे अंकुश लगाया जाएगा, उन मिनिस्टर्स को हटाया जाएगा और जो अच्छा काम कर रहा है शायद उनको सम्मानित किया जाएगा। निकला क्या? वही सोचा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात हुई कि आज वही जो चापलूस और दरबारी थे उनको बनाया गया। तो मतलब आप ये मानते हैं कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो सही अच्छा काम कर रहे हैं? उत्तराखंड हो, आप ये कह रही हैं कि अच्छा काम करने वालों को सम्मानित नहीं किया गया? निश्चित नहीं किया गया। हर पार्टी में, चाहे वो बहुत बुरी पार्टी हो, दो चार लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन इन्होंने उनका सम्मान नहीं किया, उन्होंने चापलूसों को पकड़ा। और ये फैक्ट बात है, एक फैक्ट बात है कि जो अभी आप गरीबों की बात कर रहे थे, अगर आप सर्वे में जाएंगे तो 92% जो इनके मिनिस्टर, जो एमपी हैं, वो करोड़पति हैं और मिनिमम 18.48 समथिंग करोड़ उनके पास संपत्ति है। तो इसमें ये गरीब की पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है। ये ओके, यू मेड योर पॉइंट मैम। मैं आपको मौका और दूंगा। यू मेड योर पॉइंट। अजय आलोक, मैं जल्दी से आपसे एक छोटा सा सवाल। अजय आलोक, क्योंकि गठबंधन की सरकार में अभी भी आप बिहार में हैं और गठबंधन की सरकारों में आपका रहने का अनुभव रहा है, शिवसेना जो कि इस गठबंधन का बहुत अभिन्न अंग है, उसने सवाल उठाए हैं इस मेकओवर पर। उसने कहा है कि उनसे कोई राय मशवरा नहीं लिया गया और ना ही उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया। तो क्या वाकई गठबंधन की सरकार नहीं चल पा रही है या गठबंधन के सहयोगी सही से नहीं बन पा रहे हैं इस सरकार से? अरे शिवसेना की बात जहाँ तक रही तो उनको रख लिया है मंत्रिमंडल में, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी क्या हैसियत है इस सरकार में? खैर एनीवे, उसकी बात छोड़िए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज का विस्तार वैसे ही था जैसे नीम के पेड़ पे आप करेले के फल लगा दीजिए तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वो कड़वा ही रहेगा। वैसे ही कड़वा रहा। जीवीएल कह रहे थे कि हाँ, और प्रधानमंत्री जी भी कल कह रहे थे कि 3E का बड़ा जोर रहा है, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड एनर्जी। इनका कॉम्बिनेशन लेके हमने बनाया। वार है आपका 3E, एक्सपर्टीज, एनर्जी एंड एक्सपीरियंस। 19 मंत्री आपने बनाए, सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री बनाया, वो भी उस व्यक्ति को जो पहले से स्वतंत्र प्रभार में था। यही आपको उनकी काबिलियत पे भरोसा है, यही आपका एक्सपर्टीज है, यही आपका एक्सपीरियंस है। मजाक बना रहे हैं अपने आप का, देश का भी मजाक बना रहे हैं। बनाइए, हमें क्या दिक्कत है? एक्सपर्टीज 3E, 4E, 4C। ठीक है, जवाब दे देते हैं आप किस बात का? जीवीएल नरसिम्हा, आपको जवाब देना चाहेंगे? बताइए दी। जीवीएल जी आपको जवाब देना चाहेंगे अजय आलोक की बात का? गौरव, देखिए, 4 आपने प्रवक्ताओं को इस बहस में बुलाया अन्य पार्टियों से, वो हमारी आलोचना ही करेंगे। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनकी नौकरी चली जाएगी, उनकी। अरे मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो आपकी बात कर रहा हूं। जवाब दीजिए, तो फिर कैबिनेट क्यों नहीं बनाया? तो ज्यादा अच्छे से बता नहीं है। ये जो हमें कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया किसी को? कह रहे हैं ये बिहार में करके दिखाए। मायावती जी क्यों टिकट पैसा देकर बेचती है? बिहार में तो करके दिखा दिया। कांग्रेस में जितने, अरे आप तो जो बोलते गए उससे पलटते गए। नेता नहीं है कांग्रेस में, जो कांग्रेस में सबके सब कांग्रेस करोड़पति नेता है। अरे 3E का जवाब दीजिए ना, हमें समझाने की अरे 3E का जवाब दीजिए। तो ये नहीं, देखिए 3E का जवाब दीजिए ना। है इसमें भाई देखिए, आप देखिए कितने 3E का जवाब दीजिए। हर एक्सपीरियंस तो फिर कैबिनेट क्यों नहीं बनाया? फिर
आप फिर नीतीश कुमार एक भी कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बना आपका? मुझे गौरव, हाँ ठीक है, अजय लेट मी स्पीक। ये ऑलरेडी कैबिनेट मंत्री है सरकार में 32-33 कैबिनेट मंत्री ऑलरेडी बने हुए हैं, तो सबके सब कैबिनेट नहीं बन सकते ना। तो ये कोई लालू यादव की कोई कमान पर हम बंदूक के सामने एक भी तो बनाते हैं। बताइए। अरे आपने 19 में तो एक भी कैबिनेट नहीं बनाया। तो यहाँ जो है 19 में एक भी कैबिनेट नहीं। प्रकाश जावड़ेकर बने तो वो पहले से स्वतंत्र प्रभार में थे। तो आपकी एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस और एनर्जी यही है। आप ऑलरेडी 32 नहीं, आपको इस बात से देखिए, आपको बीजेपी कभी भी सुर्खियों में रहती है, आपके पेट में दर्द होता है, ये तो स्वाभाविक है। आप लोगों को नौकरी करनी ओके, मैं आपसे किसी प्रकार की सराहना ओके जीवीएल करेंगे हमारे काम का, मैं इसका उम्मीद नहीं कर रहा हूं। नहीं ठीक है, वो आप सही बात कर रहे हैं। अगर प्रवक्ता दूसरी पार्टी के हैं तो जरूर आपका विरोध करेंगे, आपके खिलाफ बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी बात में दम है तो वो बात दिखाई देगी जीवीएल, और उसके लिए उसको हर किसी को बात माननी पड़ेगी। लेकिन पंखुड़ी मेरे साथ है समाजवादी पार्टी से, और पंखुड़ी लगता है कि चुनौती आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा अगर लिए गए तो वो लिए गए किसी दूसरे स्टेट से, उसके बाद आपका नंबर आता है यूपी का। यूपी से 3 मंत्री लिए गए, और अब कहीं ना कहीं 12 से 13 मंत्री हो गए हैं इस कैबिनेट में यूपी के। और यूपी में आने वाला विधानसभा चुनाव है जो कि सभी पार्टियों के फोकस में है। लगता है चुनौती ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे लोअर जो कम्युनिटी हो, हर जगह से कहीं ना कहीं हर वर्ग से मंत्री लिया गया है यूपी से। इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं ये कहना चाहूँगी, जैसा कि जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने कहा कि इसमें सारे प्रदेशों का रिप्रेजेंटेशन लिया गया है, तो ये चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत समझदारी से ये कैबिनेट विस्तार किया है। दिखाया ऐसा जा रहा है कि सारे अलग अलग राज्यों से लोग लिए गए हैं, लेकिन असली में ये एक तरह का जातीय एडजस्टमेंट है। जिस तरह से इसमें 5 दलित, 2 ओबीसी, इस तरह से जो ये एडजस्टमेंट रहा है, तो ये एक तरह से जातीय एडजस्टमेंट है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव क्योंकि अब बहुत ही करीब है, तो इसको देखते हुए भी ये रहा है। अब जहां तक बात हमारे राज्य की है कि यहाँ के इतने सारे मंत्री हैं, तो देखिए इसका कोई भी असर विधानसभा पे नहीं पड़ेगा। ये मंत्री पहले भी इतने सारे यहाँ से बनाए गए उत्तर प्रदेश से, लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जितने भी सांसद है भाजपा के, उनके प्रति जनता में बहुत नाराजगी है। सांसद आते नहीं है मंत्रियों के रहने के बाद। चलिए आपकी इस बात का जवाब देंगे पंखुड़ी, लेकिन इस वक्त मेरे साथ एक्सक्लूसिवली मोदी सरकार के नए मंत्री विजय गोयल साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक्सक्लूसिवली ओनली ऑन जी बिजनेस। और विजय गोयल साहब, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर, और सबसे पहले आपको बधाई आपकी इस नई जिम्मेदारी के लिए। आज आपने मंत्री पद की शपथ ली है सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन जिस तरह से पीएम ने आप लोगों को कहा कि जश्न कम और जिम्मेदारी ज्यादा, क्या मतलब निकालें सर इस बात का, और सबसे पहले आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री बनने के बाद? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना एक विज़न है और काम करने का तरीका है। वो 24/7 देश के लिए काम करते हैं। जाहिर तौर पर वो इस बात को कहते हैं कि वे हर एक व्यक्ति की, जो भी चुनाव में जीत कर आया है, जो भी प्रतिनिधि है, चाहे वो एमपी है, एमएलए है, मंत्री है, उसकी एक जिम्मेदारी और उसकी एक अकाउंटेबिलिटी है। तो फिर लोगों को काम तो करना पड़ेगा। अब वो दिन चले गए हैं जिसके अंदर मंत्री को या एमपी को कोई सुख सुविधा का स्थान समझा जाता था। अब आपके पास एक नई जिम्मेदारी होती है, और आपके हमेशा इस बात का तनाव होता है कि आपको डिलीवरी करके दिखाना है देश के लिए। जी, देश जब आपको चुनता है तो फिर आपको जनता के लिए काम भी करने हैं, उनकी सेवा भी करनी है। मुझे खुशी है कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जैसे नेताओं के साथ आज काम करने का मौका मिल रहा है, जिनके पास एक विज़न है। 60 साल के अंदर देश के अंदर बहुत काम हुए होंगे, मैं नहीं कहता हूँ, पर जितने ज़्यादा काम होने चाहिए थे जिससे देश और आगे ज़्यादा तरक्की पहुँच जाता, उसका विजन मोदी जी ने देखा है। तभी तो उन्होंने इतनी सारी योजनाएं एक साथ शुरू करी। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं उस बात को माना जा सकता है सर, आप जो कह रहे हैं उस बात को माना जा सकता है, लेकिन बहुत सारे जो पैनलिस्ट मेरे साथ इस पैनल में हैं और तमाम जो सुबह से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं टीवी पर, अखबारों में, वेब पर, लगातार ये कहा जा रहा है, हालांकि दिल्ली तो नहीं, लेकिन इस पूरी कैबिनेट एक्सपेंशन पर चुनाव का पूरा असर देखा गया है और इसीलिए जातीय समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा गया। ये बड़ा आरोप लग रहा है इस पर। देखिए, पहली बात तो इस आरोप में कोई दम नहीं है। दूसरा, दम भी हो तो हमारी तो एक राजनीतिक पार्टी है ना, और मोदी जी को सुनिए
एक मिनट बोलिए बोलिए और बोलिए सर, इसलिए आप ये समझिए इस बात को कि जब एक प्रधानमंत्री का प्रोरोगेटिव होता है, वो निर्णय लेता है, उस निर्णय लेने के अंदर उसको ये भी देखना है कि हर क्षेत्र और हर राज्य का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उनका ये भी देखना होता है कि हर एज का और हर वर्ग का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कोई कृषि से हो, कोई किसान से हो, कोई प्रोफेसर से हो या कोई बिजनेस से हो, उन सब कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है जिन लोगों को सिर्फ चुनाव दिखाई देते हैं वो हर चीज़ को उसी चश्मे में तोलते हैं कि भाई इनको इसलिए लिया गया क्योंकि ये है। किंतु आप जानते हैं कि आज जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, वो ऐसी सरकारें मैंने पहले काम करते हुए नहीं देखी हैं, और उनका एक विज़न है और प्रधानमंत्री उसको आगे रखकर चल रहे हैं। ठीक है, हमें खुशी है कि हम उसका एक आज हिस्सा बन रहे हैं। उसके अंदर किसी पॉलिटिक्स को देखा नहीं जाना चाहिए, और ये उनका प्रोग्रेटिव है। मैं आता हूं अजय आलोक आपके पास, काम करें, मैं आता हूं, और प्रधानमंत्री को उनकी टीम के लिए छोड़ दें। सर बहुत अच्छी बात है जो आप कह रहे हैं, ये अगर ऐसा होता है तो ये तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन रंजीत रंजन इस वक्त मेरे साथ इस पैनल में हैं, जो कि संसद में आपकी कलीग भी हैं, और रंजीत रंजन कुछ पूछना चाहती हैं आपसे। रंजीत रंजन, अगर आप कुछ पूछना चाहती हो तो। नहीं सर, मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ठीक है, ओके। मेरे से आपने कहा था कि मैं नया मंत्री बनाऊं, ठीक है, ओके, आई एक्सेप्ट उसके लिए हमारे नरसिम्हा जी हैं, वो आपसे जवाब। आई एक्सेप्ट। रंजीत रंजन, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन ठीक है, अगर उनकी ये इच्छा है तो हम उनकी इच्छा से आगे जा भी नहीं सकते। थैंक यू सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विजय गोयल साहब, सवाल यह है कि आगे क्या एम है आपका? आप मंत्री बन चुके हैं सर, आगे क्या रहेगा आपका अगला स्टेप? देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको, एमएलए, एमपी, मंत्री बनना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है उस पद पर रहकर आपने काम क्या किया, आपने जनता के लिए क्या, जनता को क्या सेवा दी आपने जी, उनकी कितनी समस्याएं आपने हल करी जी। लोग आपके पदों को याद नहीं रखते। आज भी मैं किसी से पूछूंगा कैबिनेट मिनिस्टर कितने नाम बता सकते हैं, पिछले वाले कितने बता सकते हैं, बता नहीं पाएंगे। पर लोग ये बता देंगे कि अमुक आदमी ने अमुक काम किया था। अगर जगमोहन जी ने वैष्णो देवी का काम किया तो लोग आज उनको याद रखते हैं। मैं अगर लॉटरी के आंदोलन से जुड़ा तो लोग वो ज़्यादा देखेंगे कि भाई हाँ, देश से एक सामाजिक बुराई को ख़त्म करने में विजय गोयल का हाथ था। मेरे लिए बड़ी चीज़ ये नहीं है कि मैं मंत्री हूँ या एमपी हूँ। एमपी होना भी इस देश में बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात यह है एमपी होकर, मंत्री होकर आप अगर काम करके दिखाते हैं तो आपको याद किया जाएगा। लेकिन सर, क्या आप मानते हैं, बड़ा सवाल ये कि आप मानते हैं कि वक्त कम है और काम ज़्यादा है, वादे ज़्यादा है, उनको पूरा करने के लिए वक्त कम है? क्योंकि हमने 60 साल के अंदर अगर हम सीढ़ी दर सीढ़ी काम को आगे बढ़ाते हुए चलते तो शायद हमको इतना वक्त काम नहीं पड़ता। किंतु अभी हमें बैकलॉग का भी काम करना है। मैं ये बुराई करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जाहिर तौर पर अब जो योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं मैंने अपने जीवन में पहले नहीं देखी हैं जी। तो मुझे ये लगता है कि अभी वक्त तो कम है ही देश के अंदर, क्योंकि अब एक जो पूरे वर्ल्ड के अंदर आपका एक कंपटीशन सा है, वो इकोनॉमी का है, वो और दूसरी चीज़ों का है, अर्थव्यवस्था का। तो उस कंपटीशन के लिए आपको अगर आपने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया तो लोग आपके ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाएंगे जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मोदी जी उसी विजन से चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने डिजिटल इंडिया किया है, स्टार्टअप इंडिया किया है, स्किल इंडिया किया है, मेक इन इंडिया किया है, अटल पेंशन योजना की है, कन्या समृद्धि योजना की है, जनधन योजना की है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए योजना नहीं हो। लोग कहेंगे इतनी सारी योजनाओं की, अरे भाई एक साथ सब योजनाओं पर काम होगा तो ही तो देश आगे जाएगा। अगर आप एक एक योजना करेंगे तो 50 साल लग जाएंगे आपको। तो मैं समझता हूं सबको पॉलिटिक्स छोड़कर इस समय उनका साथ देकर देश को आगे बढ़ने में सहयोग करना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। मिस्टर विजय गोयल, आपको एक बार फिर से बहुत बधाई आपकी इस नई जिम्मेदारी के लिए, और उम्मीद करते हैं जिस तरह से आप मंत्री बनने से पहले जी बिजनेस पर आते थे उसी तरह आते रहेंगे, दूसरे और मंत्रियों की तरह नहीं। हालांकि आपका वक्त थोड़ा सा कम हो जाएगा, कीमती हो जाएगा और ज्यादा, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे विजय गोयल, MOS, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मंत्रालय क्या मिलता है इनको देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो इनका कहना है कि वक्त कम है और काम ज्यादा है, इसलिए काम पर फोकस रहेगा। सुदीन भदौरिया कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद अजय आलोक में आपके पास आऊंगा। सुदीन भदौरिया, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरह की कलाबाजियां इन्होंने बिहार में भी की थी। इन्होंने रामविलास पासवान जी को, कुशवाहा जी को, तमाम तरह के जी को बनाया मंत्री, और फिर उसके बाद इन्होंने जो अजय आलोक जी हैं उनकी पार्टी से तोड़कर उन्होंने मांझी जी को बिहार का बहुत भारी और देश का नेता प्रोजेक्ट किया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दलित और पिछड़े, वहाँ पर इन लोगों का सफाया हुआ। दिल्ली के अंदर भी यही 7 लोकसभा की सीटें जीती,
पर एकदम सफाया हो गया। 97% सीटों पर इनका पता नहीं चला विधानसभा में। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह दूं कि मोदी जी को चिंता केवल उनको बनारस की है। 2 मंत्री 3 में से उन्होंने बनारस के ही बना दिए, चंदौली और अनुप्रिया पटेल जी, ये दोनों लोग बनारस के हैं, जहां पर वो पंचायत में भी अपने जिस ग्राम को उन्होंने लिया था वहां चुनाव हार गए। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मोदी जी के पास दिशाहीनता का एक परिचय देने का ये मौका था, वो दिशा दे पाएंगे, पर दिशाहीनता का ही परिचय उन्होंने दिया है। मैं ये संक्षेप में ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी उत्तर प्रदेश की जो चुनौतियां हैं उसका नहीं सामना कर पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठजोड़ है, जहां कानून व्यवस्था पूरी ठप हो चुकी है। ये दंगा, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वही बात समाजवादी पार्टी कह रही है, कुछ भी अंतर नहीं है सर उसमें। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जीवीएल में आता हूं, आज तो बहुत आरोप है आपके ऊपर और आपको सारे आरोपों का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो बात आपने कही वही समाजवादी पार्टी कह रही है और कमोबेश दूसरे प्रवक्ताओं की बात में भी वही बात नजर आ रही है कि सब कुछ चुनावी है। लेकिन क्या सब कुछ चुनावी है तो क्या दूसरी पार्टियों ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया? रंजीत रंजन, आपने भी कांग्रेस एक्सपेंशन किया, आपकी तो जंबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, 81 मंत्री थे आपके जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे इस देश में, अभी भी उससे कम है पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में मंत्री। तो इसमें आपको क्यों दिक्कत होती है अगर कोई प्रधानमंत्री या सरकार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर रही है? और अगर राजनीति के लिहाज से भी कर रही है तो ये तो सबने किया। रंजीत रंजन, देखिए दिक्कत इसलिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, एक बहुत बड़ा अलायंस था और सबको मिनिस्ट्री में रखा गया था। दूसरा, ये चुनाव में क्या बोल के आए थे, इनकी ही कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। इन्होंने बोला था कि मिनिमम गवर्नमेंट रहेगी और मैक्सिमम गवर्नेंस रहेगी, ये उससे पलट रहे हैं। तीसरा, आज उन्होंने 19 मिनिस्टर्स बनाए भी, तो क्या उससे बेरोजगारी कम होगी? क्या जो आर्थिक मंदी चल रही है वो कम होगी? जो निवेश अभी तक नहीं आया, क्या उस पर कोई आने वाले कल पर कोई उत्साहन हो रहा है? सच्चाई तो ये है कि अभी गोयल साहब कन्नी काट गए कि उनको जवाब नहीं देना पड़े, जब मिनिस्टर की परफॉर्मेंस ये है नहीं, कि वो जवाब ही नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा इस बात को कि वो पहले आए थे। नहीं रंजीत रंजन, कन्नी ये एक शब्द ये ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं, मेरी बात सुनिए रंजीत रंजन, आप जो कह रही हैं जो बार वी हैव टू रिस्पेक्ट हिम। अरे एक मिनट, हाँ बोलिए, आप बोलिए। 30 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, पूरी कीजिए अपनी बात। जो अभी हमारे कोलिंग भी बोल रहे थे कि भाई इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बनाए, मैं बताती हूँ क्यों नहीं बनाए। अभी जो इन्होंने मिनिस्टर्स बनाए हैं ये राजनीतिक गोटियां सेकी हैं। आप स्टेट मिनिस्टर की बात छोड़िए, मैक्सिमम कैबिनेट मिनिस्टर को भी इन्होंने लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ है। आज सच्चाई में क्या है, ये वन मैन शो है, 2 लोग पूरी पार्टी को चलाते हैं, ये किसी को काम करने नहीं। चलिए आपकी इस बात का जवाब दे देते हैं, वन मैन शो है, वन मैन आर्मी है, ये सारी बातें। मैं आपकी इस बात का जवाब दे लेता हूँ रंजीत रंजन, आपकी इस बात का जवाब दे लेते हैं। यूपी में भी आने वाला, ठीक है, ओके जीवीएल जवाब दीजिए, फिर मैं आज आलोक आता हूँ आपके पास। यार गौरव, जो खुद ही शीश महल में या ग्लास हाउसेस में रहते हैं वो किसी और के ऊपर पत्थर फेंकने की कोशिश करे। जो पार्टी कांग्रेस पार्टी क्या है, एक परिवार है, और इर्द गिर्द राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का गुण गाने के बजाय इनका न दिन शुरू होता है। आप रुकिए, थोड़ा सुनने का हिम्मत तो रखिए, थोड़ा चुप हो जाइए, थोड़ा चुप हो जाइए। मैंने आपको बीच में नहीं टोका, सुन लीजिए। आप राहुल गांधी सोनिया गांधी के अलावा आप उनके लिए माई बाप सारे वही एक परिवार है। आप नेता कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को शर्म नहीं आती है, आपको शर्म होनी चाहिए। और जो भदौरिया जी बौखला गए हैं पूरी तरह, इतनी बौखलाहट क्यों दिखा रहे हैं भाई? आज ही यूपी में चुनाव हारने की गौरव ऐसा बात करेंगे। रंजीत रंजन बारी बारी से, रंजीत रंजन बारी बारी से, रंजीत रंजन लेट मी स्पीक। आपको आपके पास मौका था, आपने बोला। रंजीत रंजन अब उनको बोलने दीजिए, दूसरे प्रवक्ताओं को बोलने दीजिए, वरना बात एक एक करके समझ में नहीं आएगी ना, फिर एक एक करके नहीं करेंगे तो दर्शक समझ नहीं पाएंगे आप क्या कह रही हैं और वो क्या कह रहे हैं। आपने जो आरोप लगाया उसका जवाब ले लेते हैं। जीवीएल बोलिए, अपनी बात कहिए जल्दी। टेलीविजन बहस में कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आपकी बात हमने सुना है, हमें भी आपको भी सुनना पड़ेगा सबकी बात। और कितनी बौखलाहट क्यों है? आज ही चुनाव हारने का भाषण आज ही दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा आज ही चुनावी अस्त्र आज ही डाल दिए गए।
आज उनको लगता है चुनाव बिल्कुल लड़ना ही संभव नहीं है। इतने बौखलाहट क्यों हो भाई? आप अब बसपा को एक के बाद दूसरे नेता हर दिन छोड़ रहे हैं। मायावती जी का हालत आज क्या है खुद उनको पता है, और मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में क्या हालत है, कितना गुंडाराज फैला हुआ है। ठीक है, ओके, भ्रष्टाचार है और कंट्रोल में नहीं है सरकार। वहां भी परिवारवादी चलता है उत्तर प्रदेश में। जीवीएल सपा जीवीएल ने जो कहा, मैं अजय आलोक आ रहा हूं आपके पास, लेकिन क्योंकि सुदीन भदौरिया थोड़ी देर के लिए हमारे पास, तो सुदीन भदौरिया से मैं एक सवाल ले लूं, फिर अजय आलोक में आता हूं। आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं आपसे ये वादा करता हूं। सुदीन भदौरिया साहब, सपा बसपा रेस में नहीं है, ये बड़ा आरोप है यूपी चुनाव में। ये बड़ा आरोप नहीं, ये बड़ा दावा है यहाँ पर बीजेपी का। नहीं, बौखलाहट क्यों है? और बौखलाहट क्यों है? यही दावा बिहार में भी था। सुदीन भदौरिया, लगता है सुदीन भदौरिया से संपर्क हमारा टूट गया। अजय आलोक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आ रहा हूं पंखुड़े आपके पास। अजय आलोक, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जल्दी। इस पूरे डिबेट में अभी जीवीएल ने अद्भुत बात कह दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को शीशे के घर में पहुंचा दिया। जब वो रंजीता रंजन को कह रहे थे कि जो लोग शीशे के घर में रहते पत्थर नहीं मारा करते, तो मान गए कि प्रधानमंत्री भी शीशे के घर में आ गए हैं। उसके लिए इनको बधाई हो। दूसरी बात मैं बताऊंगा आपको, 2 वर्षों से हम नहीं कह रहे हैं, खुद इस एक्सपेंशन के पहले, अब जीवन अब आप भी सुनिए टीवी बहस पे, अब आप भी सुन लीजिए। 2 वर्षों से बीजेपी के लोग ही पिछले 1 महीने से कहना शुरू किए थे कि जो भी नॉन परफॉर्मिंग होगा उसको हम लोग प्रधानमंत्री हटाएंगे, हटाए भी जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विस्तार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खुद ही अतिशयोक्ति और मानना शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री भी मान रहे थे कि कैबिनेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की एक जगह बन गई है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ एनपीए। तो एनपीए बढ़ते जा रहा था। आज जो इन्होंने 19 मंत्री एडिशन किए हैं और एक भी कैबिनेट नहीं बनाया है, ये फिर से ये प्रूफ करता है कि एनपीए के लिस्ट में और एडिशन की गई। नहीं, आज तो लोन की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। मैं उनसे एक सवाल, आज तो रिस्ट्रक्चरिंग हो गई। वाजपेयी जी के कैबिनेट में विजय गोयल जी स्टेट मिनिस्टर थे। क्यों आज विजय गोयल जी को कैबिनेट नहीं बनाया गया? क्या उनमें योग्यता की कमी थी? क्या उनमें एनर्जी की कमी थी? क्या उनमें एक्सपर्टीज की कमी थी? और कल को विजय गोयल जी को आप स्टेट मिनिस्टर बना के एचआरडी में डाल देंगे और आप उम्मीद करेंगे कि विजय गोयल जी परफॉर्म करें। क्या परफॉर्मेंस होगी साहब? नहीं तो क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट की परफॉर्मेंस नहीं होती है? जवाब दीजिए जीवीएल। सारा काम सेक्रेटरीज के थ्रू पीएमओ करेगा, सेक्रेटरीज के थ्रू पीएमओ करेगा। यही देश में 2 साल से हो रहा है। एनपीए बढ़ाते जाइए, देश फिर वही आरोप जीवीएल, वन मैन शो। मिनिमम गवर्नेंस, ये जेडीयू आप देखिए, ऐसे सरकार जो बिहार में जो अजय आलोक जी के उनके पार्टी जो चलाती है, जब नहीं मैं उसका ही जवाब दे रहा हूं। नीतीश कुमार जी क्या कोई हम तो 11 साल से सरकार चला रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से कोई सरकार चलाते हैं? हम तो 11 साल से सरकार चला रहे हैं। कितने डेमोक्रेटिक? नीतीश कुमार जी से पूछिए, इनका सच्चाई जनता को। आज लालू यादव की, सुशील मोदी से पूछिए जाके कैसे सरकार चलती है। लालू यादव जी ने इनके सुशील मोदी से पूछिए ना। लालू यादव बाकी की बात क्यों कर रहे हैं आप? नीतीश पे जवाब आज आपको देना है। नीतीश कुमार के जवाब नहीं है तो बोलिए जवाब नहीं है। कुमार के सर पर नीतीश कुमार, विजय गोयल को कैबिनेट क्यों नहीं दिया? नीतीश कुमार के सर पर विजय गोयल अमित शाह से सीनियर है। ये विजय गोयल साहब अमित शाह से सीनियर है बीजेपी में। ठीक बात, कैबिनेट मंत्री क्यों नहीं बनाया उनको? में बोलने नहीं दे रहे। स्मृति ईरानी के नीचे रखेंगे सर, एक एक करके बात करते हैं। अजय आलोक, एक काम और कीजिए। अजय आलोक राज्यसभा क्यों नहीं बनाया? अजय आलोक आपको राज्यसभा क्यों नहीं दिया? लेट हिम रिप्लाई ना, लेट हिम रिप्लाई। आपके राज्यसभा, हमारे पास सीट नहीं, आपको राज्यसभा क्यों नहीं दिया? पवन वर्मा को क्यों राज्यसभा से हटाया? हम आपकी इतनी बड़ी पार्टी थोड़ी ना है। हमारे पास सीट ही नहीं थी। राज्यसभा से आपके बड़े बड़े नेताओं को राज्यसभा से क्यों हटाया? सीट नहीं थी ना, आप बना दी। नहीं, जो थी आपने दिया नहीं है। सीट नहीं थी हमारे पार्टी के पास, हम छोटे दल हैं। आपको क्यों नहीं बनाया मंत्री? आपको एमएलसी देकर मंत्री क्यों नहीं? नहीं, लेकिन आपके आप ही के गठबंधन के दूसरे आपके सहयोगी अजय आलोक, आपके सहयोगी दूसरे लोगों को, पार्टी से बाहर के लोगों को राज्यसभा भेज रहे, तब सीट है अजय आलोक, तब सीट है। लेकिन चलिए ठीक है, आज पर्सनल बातें नहीं करते। नहीं, ये बातें नहीं करते आज, ये बात नहीं करते। लेकिन पंखुड़ी में आपके पास आऊं। ओके, आई एम कमिंग टू यू जीवीएल, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन पंखुड़ी, जिस बात को अभी कह रहे थे यहां पर जीवीएल कि वाकई आप तो रेस में नहीं है। हम तो आपसे कह रहे थे कि आपके लिए चुनौती खड़ी हो गई क्योंकि आज ज्यादा मंत्री आ गए यूपी से, लेकिन वो तो कह रहे हैं आप रेस में ही नहीं है। नहीं, देखिए, ये तो अब वो कहेंगे चुनाव का समय, लेकिन किस तरह की हमारे लिए वो बौखलाहट की बात कर रहे थे। बौखलाहट किस तरह की बीजेपी में ये साफ दिखता है। जो मंत्री इन लोगों ने बनाए हैं, किस तरह का कास्ट समीकरण देखकर बनाए हैं,
और इनको बौखलाहट इस तरह की है कि किस किस वोट बैंक को कैसे कैसे कैप्चर किया जाए, जिसको ये अलग अलग तरीकों से करते हैं। एक चीज़ लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो 19 मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए, ये दर्शाता है कि ये पावर देने में बहुत डरते हैं। और जिन भी लोगों को बनाया गया वो सारे ऐसे लोग थे, एक्सपीरियंस की यहाँ पर बात हुई लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ कहीं दिखा नहीं। कई सीनियर मिनिस्टर उन राज्यों से भी थे जिन राज्यों के लोगों को बनाया गया, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। वहीं बाकी मिनिस्टर्स का कोई आकलन नहीं हुआ कि कोई किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको किसी तरह का प्रमोशन दिया जाए या किसी को हटाया जाए, वो चीज नहीं हुई। तो पूरी तरह से ये जो है ये जाति को देखकर और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर किया गया है। चाहे बाकी राज्यों से भी लोगों को लिया गया है लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जातीय समीकरण खास दिखता है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो यहां पर तो बिल्कुल ही साबित हो गया कि किस तरह से, जैसे एक ब्राह्मण इन्होंने मंत्री रखा है, एक ओबीसी, एक दलित, तो पूरी तरह से ये वो वोट बैंक है जिनको बीजेपी कैप्चर करना चाहती है। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं कि इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से पहले भी उत्तर प्रदेश से इतने मंत्री बनाए, वहां का कोई असर नहीं पड़ा। प्राइम मिनिस्टर जी की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पंचायत हार जाते हैं, तो ये इन सबसे कोई किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा। जहां तक रेस की बात है, रेस में बीजेपी नहीं है क्योंकि उनके पास सांप्रदायिकता को छोड़ के कोई भी इस टाइम पे मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई फेस नहीं है उत्तर प्रदेश में। ओके जीवीएल, मैं आपके पास आऊंगा और आपको मौका दूंगा कि आप पंखुड़ी की बातों का जवाब दें, लेकिन रंजीत रंजन, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। रंजीत रंजन, क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं और यूपी इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर सारी पार्टियों का ज्यादा फोकस, और कहा भी जा रहा है कि 2019 की गद्दी का रास्ता, दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से 2017 से होकर ही जाएगा। तो रंजीत रंजन, आज एक बड़ा अपडेट है और अपडेट यह है कि प्रियंका गांधी को यूपी की कमान सौंपी जा सकती है और प्रियंका गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा होंगी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। तो इसमें 2 चीजें निकलती हैं रंजीत रंजन। एक तो ये निकलती है कि प्रियंका गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में और कांग्रेस के लिए आप यूपी में चुनाव लड़ती या उनके लिए वोट मांगती दिखाई देंगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो यहां पर नजर आती है वो ये कि लगता है कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर आपकी पार्टी में ही सवाल खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप कमजोर पड़ रही है, इसलिए प्रियंका गांधी को आपको आगे लाना पड़ रहा है। रंजीत रंजन, जवाब दीजिए। देखिए, सारे एनालिसिस आप खुद ही कर रहे हैं। बिहार की मैं कंपेयर करूंगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बिहार विधानसभा चुनाव में 30 मीटिंग की थी, जो शायद हमारे राहुल जी ने बहुत कम की। हम 27 सीटें लेके आए, तो क्या कहें, मोदी जी भी ये महसूस कर रहे थे कि वो कमज़ोर हैं। जहाँ तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है, वो यूपी में हमेशा एक्टिव रही हैं। अमेठी और रायबरेली को हमेशा ही उन्होंने ही कंट्रोल किया है, उन्होंने ही देखा है। तो निश्चित तौर से उनसे एक होप है पार्टी को कि निश्चित तौर से उनको यूपी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो आप क्या मानते हैं कि प्रियंका गांधी फेस होंगी यूपी में? सब कर रहे हैं या बिहाफ ऑफ किसी बिहाफ ऑफ, देखिए ये आला कमान का निर्णय है जो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी कल एक मेन चेहरा बन के यूपी में आती हैं तो मेरे ख्याल से पूरी पार्टी उनका स्वागत करेंगी। लेकिन जहां तक आप राहुल गांधी जी को कंपेयर कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी अलग है, प्रियंका जी की ड्यूटी अलग है। ये बीजेपी का भय है जो ये बार बार प्रियंका जी आ नहीं जाए कि राहुल जी के आने से 2 साल से हमने जब इनकी डेवलपमेंट की बात, तो आप ये कह रहे हैं कि राहुल सेंटर में और प्रियंका स्टेट में, आप ये कह रही हैं कि अगर प्रियंका जी भी आ गई, भूमिकाएं बढ़ गई हैं, इनके सामने जो भय है वही बार बार आ रहा सामने। जी, आप ये कह रहे हैं भूमिकाएं बढ़ गई हैं, प्रियंका यूपी में, राहुल दिल्ली में। ये आप निर्णय कर रहे हैं, ये आला कमान तय करते हैं और ये आला कमान देखेंगे कि किस स्टेट में किसकी जिम्मेदारी देनी है। राहुल जी पूरे देश को देख रहे हैं, पूरे देश की जिम्मेदारी उन पे है। मैं भी तो यही कह रहा था मैम आपसे, मैंने भी तो यही सवाल पूछा आपसे। आपका एनालिसिस ठीक है, मैंने भी तो यही सवाल पूछा। लेकिन जीवीएल, क्या लगता है प्रियंका गांधी के आने के बाद चुनौती बढ़ेगी यूपी में? गौरव, मैंने ये नहीं कहा था कि सपा बसपा के साथ कोई हमारे संघर्ष नहीं है। यदि कोई पार्टियां वहां चुनाव मैदान में है, वो केवल भाजपा, सपा और तीसरे स्थान पर बसपा। कांग्रेस कहीं है ही नहीं उत्तर प्रदेश में। आप नोएडा में स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप 30 किलोमीटर अंदर जाके पता करिए यूपी में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आज कांग्रेस का नाम किसी के जुबान पर है ही नहीं। ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन आप वहां से कम, नोएडा तो दिल्ली एनसीआर में है। I know, sir, I know। 15-20 किलोमीटर आगे जाकर देखिए, आप नोएडा में पता कर लीजिए, आप लोगों ने, आपको पता चलेगा। कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नाम और निशान मिट चुका है। याद रहे, कहीं
20 बार तो कांग्रेस को तो आप लोग क्या बंद करके रखे हुए। एमजे अकबर को याद रखा, शहनवाज हुसैन को भूल गए। 20 बार कांग्रेस 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 को तो आप लोगों ने जिंदा करके रखा। कांग्रेस कैसे खत्म हो जाएगी? आप हमारे पार्टी के अंदर, आप अजय आलोक, आपके पार्टी के राजनीति हम नहीं करते हैं। आपने यहाँ किसको राज्यसभा दिया जाता है? आप शायद मुझे आपने कांग्रेस को खुद ही जिंदा किया हुआ है। अजय आलोक को क्यों राज्यसभा नहीं दिया है? तो आपने खुद जिंदा किया हुआ है। नीतीश कुमार आप एमजे अकबर को याद रखते हैं, शहनवाज हुसैन को भूल जाते हैं। मैं आपका नाम फिर एक बार लूं। कांग्रेस कहां से खत्म हो जाएगी? कांग्रेस को तो आप लोगों ने जिंदा किया हुआ। मैं तो आपकी बात में लूं। आप यही चाह रहे हैं? कांग्रेस को तो आप लोगों ने जिंदा किया हुआ। ठीक है, कह रहे कांग्रेस खत्म हो गई। नहीं अजय आलोक, लेकिन अजय आलोक ऐसा लग रहा है कि आज आप अपनी पार्टी के लिए तो बोल ही रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए भी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। हम बात कांग्रेस की करते हैं, लेकिन आप तुरंत आप कांग्रेस की तरफ से ही बोलने लगते हैं। तो क्या ये माने कि बिहार नहीं सर, ये माने कि बिहार का गठबंधन आज इस पैनल में भी दिख रहा है? अजय आलोक, क्या ये माने कि बिहार का गठबंधन इस पैनल में भी दिख रहा है? सवाल ये है कि क्या यूपी इलेक्शन में तो खत्म करो ना। नहीं, लेकिन समस्या ये है कि ये तो कांग्रेस की बदौलत ही असम में आए हैं। कांग्रेस के कारण ही असम में इनकी सरकार बनी। हेमंत बिस्वा को इन्होंने तोड़ लिया, सरकार बनाई। ये काम तो हर जगह ये काम कर रहे हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा को तोड़ा, उत्तराखंड में कांग्रेसी थे, वहां पे इन्होंने डिस्टेबलाइज किया। इनका तो इतिहास है। कांग्रेस के कारण ये चल रहे हैं आज के डेट में। अब कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई। अरे कांग्रेस खत्म हो गई अब तब मानते हैं, शहनवाज हुसैन को याद करते हैं, एमजे अकबर को छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आज वो गठबंधन यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन चलिए, आप गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि कांग्रेस की लीडरशिप में वो क्राइसिस दिख भी रही है, जिसकी वजह से आज हर जगह से कांग्रेस, चाहे वो पिछला चुनाव रहा हो कुछ राज्यों का और चाहे वो 2014 का चुनाव हो, कांग्रेस में तो एक क्राइसिस भी दिख रही है अजय आलोक। और इसीलिए लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे कहीं और के राज्य। मैं नहीं जिम्मेदार हूं, लेकिन कांग्रेस ने क्राइसिस क्रिएट कराने के लिए ये जिम्मेदार जरूर है। इनका काम ही है दूसरे के घर में सेंधमारी करना। रंजीत रंजन कुछ कहना चाह रही। रंजीत रंजन बताइए। तो इनकी तो ये पुरानी आदत है। अभी बहुजन समाज पार्टी के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सारा बीजेपी का इंजीनियरिंग किया हुआ है। कौन नहीं जानता इस बात को? चलिए ठीक है, कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं। इसके साथ क्या किया रंजीत सर? ओके अजय आलोक यू मेड योर पॉइंट सर। अजय आलोक आपने अपनी बात कह दी। रंजीत जीवीएल में आ रहा हूं आपके पास। किस प्रकार हमें हमारे पीठ में छोरा भोंका? देखिए, हाँ रंजीत रंजन बोलिए, अपनी बात बोलिए जल्दी। जिस कांग्रेस के क्राइसिस की बात कर रहे हैं आप, ये भूल जा रहे हैं कि सबसे पुरानी पार्टी है और 60 साल उन्होंने ही राज किया है। आप 2 साल में दिल्ली फिसल गए, बिहार फिसल गए, यूपी भी फिसलने वाले हैं, पंजाब भी फिसलने वाले हैं। ये अप्स डाउन हर पार्टी में लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें तो मैं बीजेपी वालों से प्रश्न करती हूं कि क्या आप 59 साल राज कर पाएंगे जो कांग्रेस ने किया? 59 साल के बाद ये सिचुएशन आई है जो एक अप्स डाउन के अलावा एक। रंजीत रंजन मुझे एक आपत्ति है। 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 रंजीत रंजन मेरी बात सुनिए। आप बार बार ये कह रही है कि 60 साल हमने राज किया। क्या जनता आपको राज करने के लिए लाती है कि जनता आपको आपकी सेवा करने के लिए लाती है? ये बताइए। आप बार बार ये कह रही हैं 60 साल हमने राज किया, 60 साल हमने राज किया। क्या यही वो रवैया था जिस वजह से आज आप सरकार से बाहर हैं? बिल्कुल, आपने आंसर भी उसी में दे दिया। यस, यही वजह थी कि जनता ने 60 साल कांग्रेस को दिए राज करने के लिए, क्योंकि कांग्रेस ही गरीबों के लिए काम कर रही थी। कौन सी एक योजना है? नहीं, आप तो कह रही हम राज कर रहे थे। राज तो राजा करता है जनता पर। योजना आयोग को, नीति आयोग, राजीव गांधी विद्युत योजना गरीब के लिए आपने बस उसको नाम दूसरा दे दिया। आप केवल भ्रष्टाचार करके गए हैं। जीवीएल इनको अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आता हूं। जीवीएल इनको इनकी बात हो जाए, फिर मैं आता हूं आपके पास। आप शांति रखें, आप शांति रखें। 19 में फिर कांग्रेस को ही लोग जिताएंगे। जो सिचुएशन आपने क्रिएट किया, जो 2017 की बात कर लें मैम, उससे पहले 2017 की बात कर लें। 2017 पहले, 19 बाद में। उत्तर प्रदेश में अभी तक लीडरशिप फाइनल नहीं हो पा रही आपकी। शीला दीक्षित को लेकर जा रही हैं आप। उत्तर प्रदेश के नेताओं ने वहां पे उनका विरोध कर दिया है। मैं आ रहा हूं आपके पास। कम पकड़ी। देखिए, ये आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं हर पार्टी में। नहीं, आप कैसे कह सकते एनालिसिस कर रहे हैं? ये पुख्ता खबरें हैं। निश्चित तौर से आपको खबर मिली होगी। मैं अपनी पार्टी की ओर से बिहाफ ऑफ स्पोक पर्सन ये कहूंगी कि हम लोगों का चिंतन चल रहा है और आप विश्वास रखिए कि बहुत अच्छा लीडर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे। चलिए पंखुड़ी, क्या वाकई प्रियंका गांधी के आने के बाद आपको लगता है यूपी में फाइट ज्यादा कड़ी हो जाएगी?
देखिए, कांग्रेस फाइट में दूर दूर तक है नहीं। कांग्रेस के लिए जो इस टाइम पर चैलेंज है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो लड़ाई किसी और से नहीं लड़ रही है। ये बात देखी गई 2012 से, जब से राहुल गांधी जी ने वहां पे उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग करी, उसके बाद क्या हाल रहा। खुद तो ये लोग डूब रहे हैं, जिसको साथ लेते हैं उसको भी डुबा देते हैं। तो ये जो इतना बुरा हाल कांग्रेस का चल रहा है, जिसके चलते प्रशांत किशोर जी को लाया गया और वो भी वहां जाकर बहुत परेशान हुए, देखा गया कि किस तरह से वहीं के जो लोकल लीडर थे उन्हीं लोगों ने उनका विरोध किया, किस तरह से उनकी सभाएं भंग हुई और किस तरह से सभाओं में लड़ाई झगड़े हुए। तो इस टाइम पे कांग्रेस एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही है और शायद प्रियंका गांधी जी, जो कि जिनको तुरुप का वो लोग मानते थे कि समय आने पर निकालेंगे, तो वो शायद अब इनका आखिरी जो एक पैतरा रह गया वो प्रियंका गांधी जी रह गई है। और अगर उनके आने से कोई भी फायदा होगा तो वो सिर्फ ये होगा कि जो लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं शायद वो रुक जाएं, शायद थोड़ा बहुत उत्साह उनमें आ जाए, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस स्टेट में नहीं है। क्या सपा में उनको शामिल किया जाएगा? सपा में उनके लिए कोई राहत मिलेगी? देखिए, अगर हमें लगेगा कि कोई हमारे लिए सही बैठता है तो हम लेंगे। अब बेनी प्रसाद वर्मा जी आए तो उनको लिया गया। तो ये तो देखिए राजनीति में चलता रहता है। कई सपा के साथ तो हालांकि बड़ी सारे अलग अलग पार्टी के लोग जुड़ना चाह रहे हैं। पार्टी से निकले पंखुड़ी। हाँ, नहीं तो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। हाँ। लेकिन कोई भी, अब देखिए उत्तर प्रदेश में आज के टाइम पे इस तरह की सोच है कि हर कोई अखिलेश यादव से जुड़ना चाहता है। तो सीएम साहब की जो छवि है उसको लेकर हर कोई जुड़ना चाह रहा है। उसमें कई कांग्रेस के भी लोग हैं, कई अन्य पार्टियों के लोग भी हैं। तो इसलिए इस टाइम पे कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है अपनी पार्टी को बचाए रखना, कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस पूरी तरह से, वैसे तो अभी भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से खत्म हो जाए, दो लोग भी किसी जिले में मिले ना। रंजीत रंजन कुछ कहना चाह रहे हैं? रंजीत रंजन, मैं उनको बहुत चिंता है कांग्रेस की। मैं उनको बोलूंगी, आपने खुद कहा कि लोग अखिलेश को सुनना चाह रहे हैं, तो रामगोपाल जी, शिव कुमार, आजम खां, जो 5 मुख्यमंत्री हैं, पहले आप अपना उत्तर प्रदेश तो संभाल लो, फिर देश की बात करना और कांग्रेस की चिंता करना। जिस तरह से आप यूपी चला रहे हो और जिस तरह से प्रशासन का नंगा नाच वहां पे हो रहा है, जिस तरह से रेप हो रहे हैं और जिस तरह के कमेंट आपके मिनिस्टर्स के आ रहे हैं, तो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हम कोई प्रदेश चला तो पा रहे हैं, आप लोग तो किसी प्रदेश को चलाने की हालत में नहीं है। आप लोग तो जहां चुनाव लड़ने जाते हैं वहां दूसरी पार्टियों को भी हरा देते हैं। आपकी लीडरशिप, आज आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश की जनता का राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से विश्वास क्यों उठ गया है? क्यों एक बाहर से शीला दीक्षित जी को दूसरे प्रदेश से कांग्रेस में क्यों लाना पड़ रहा है? आपकी रीजनल लीडरशिप कहाँ है और आपकी नेशनल लीडरशिप पे लोगों को विश्वास क्यों नहीं रहा है? कोई राहुल गांधी जी को क्यों वापस वहां पे देखना नहीं चाहता? 2012 में कांग्रेस की जो हालत हुई उसके लिए क्या कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, क्या वो दोषी नहीं मानते राहुल गांधी जी को? कि प्रियंका गांधी की बार बार क्यों उनको पुकारा जाता है? हर हार के बाद प्रियंका गांधी का नाम उठाया जाता है। क्या सोनिया जी और राहुल जी की जो लीडरशिप है उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं है? मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या आपकी पार्टी में सिर्फ एक मुख्यमंत्री है या 5 मुख्यमंत्री है? नहीं, हमारे यहाँ तो एक ही मुख्यमंत्री है, लेकिन आपकी पार्टी में लीडर कौन है? आपकी पार्टी में लीडर कौन है? क्या वो सोनिया जी है कि वो राहुल जी है कि वो प्रियंका जी है, क्या वो प्रशांत किशोर हो गए हैं? आपके पास आपके तो राष्ट्रीय स्तर के लीडर अभी तक डिसाइडेड नहीं है। सीएम का चेहरा तो बहुत दूर की बात है। और आप ये भी सुनने में आया कि शीला दीक्षित जी को जब बुलाया गया तो शीला दीक्षित जी ने मना कर दिया कि मैं वहां पे नई सीएम फेस बनना चाहती हूँ। तो इतनी बुरी हालत है कि लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं। कोई वहां पे सीएम फेस ही नहीं बनना चाहता है। ओके, आज के मुद्दे पर लौटते हैं। ओके रंजीत रंजन, ओके कांग्रेस की है। रंजीत रंजन, आपने अपनी बात कह दी, पंखुड़ी ने अपनी बात कह दी। अब मैं फिर से आज के मुद्दे पर लौटते हैं, जिस मुद्दे पर हम बात करने आए थे कि चुनावी मेकओवर है क्या। और एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन इस बीच मेरे दिमाग में जो मुझे पता चल रहा है यहाँ पर, जो मेरा रिसर्च कह रहा है, जीवीएल आपके लिए है। जीवीएल, अगर राजनाथ सिंह को छोड़ दें और सुषमा स्वराज को छोड़ दें तो आपके जितने पावरफुल हैवी वेट मिनिस्टर्स हैं वो सभी राज्यसभा से आ रहे हैं, लोकसभा से नहीं आ रहे। तो ये बड़ा एक अजीब सा और दिलचस्प सा रिसर्च है कि राज्यसभा के जो लोग हैं वो ज्यादा मंत्री आप क्या, बजाय उनके जो सीधे डायरेक्ट जो चुनाव जीत कर आते हैं उनके। ऐसा क्यों? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने पूरा एनालिसिस नहीं किए हैं। और हमारे नेतृत्व में भी नितिन गडकरी भी वो सांसद है, नागपुर है। नितिन गडकरी जी क्या वो लोकसभा सांसद नहीं है नागपुर से? कई ऐसे सुरेश प्रभु, कुछ पीयूष गोयल, अरुण जेटली, क्योंकि कुछ सुरेश, मनोहर पर्रिकर, ठीक है, बट लेकिन आप एक ही का लिस्ट गिन रहे हो ना।
ना मनोहर पर्रिकर जमीन के नेता है, लेकिन उनको गोवा से मुख्यमंत्री से उनसे वहां से उनको केंद्र में बुलाया गया, इसलिए उनके लिए वहां लोकसभा लड़ने के लिए ठीक है, नहीं तो मनोहर पर्रिकर भी लोकसभा से ही आते हैं। ठीक है, ओके, इसमें चलो ठीक है, लेकिन ठीक है जीवीएल, आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मान ली, चलिए जीवीएल आपकी बात मान ली, लेकिन जीवीएल संकेत क्या समझे इस मेकओवर का? फाइनल कमेंट आपका, उसके बाद समय बिल्कुल खत्म है। अजय आलोक से भी एक फाइनल कमेंट लूंगा, लेकिन क्या संकेत है इस मेकओवर का, इस एक्सपेंशन का? देखिए, इस मेकओवर का बहुत गहरा असर हुआ है। जिस प्रकार की टिप्पणियां मैं दूसरे पार्टी से सुन रहा हूं, तो उनका होश उड़ गया है। तो मुझे लगता है ये आज जो एक्सपेंशन हुआ है, इसमें रीजनल रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इसमें एक्सपीरियंस एंड यंग लीडरशिप दोनों को इसका सम्मेलन किया गया है। ठीक है, इसमें सोशल रिप्रेजेंटेशन है। हम क्यों एक पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, हम सभी राज्यों से लोगों को, चलिए ठीक है जीवीएल, समय खत्म हो चुका है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको, मंत्रिमंडल में रखना स्वाभाविक है। ठीक है जीवीएल, वक्त खत्म हो चुका है। अजय आलोक, बहुत ही कम समय में 20 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट, आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो कह रहे हैं कि आप लोगों के होश उड़ गए। प्रधानमंत्री ने फिर साबित कर दिया कि उन्हें नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बहुत प्यार है, एनपीए से। इसलिए पिछले 2 वर्षों में बैंकिंग का भी नॉन एनपीए बढ़ गया और आज कैबिनेट में 19 एनपीए और एडिशन हो गए। बधाई हो इनको, चलाएं देश 3 साल और ठीक है, बदौलत चलेगा। ओके, यू मेड योर पॉइंट, थैंक यू वेरी मच आप सभी का। तो कुल मिलाकर जो विरोधी कह रहे हैं, जो लगातार जो बीजेपी के विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो चुनावी मेकओवर है, लेकिन सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये चुनावी मेकओवर नहीं है, बल्कि ये एग्जीक्यूट करने के लिए एक मेकओवर लाया गया है। जो योजनाएं हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए मेकओवर किया गया है, और देखते हैं कि किसकी बात सच साबित होती है। लेकिन एक बात तो तय है, 2017 का पूरा ख्याल इस कैबिनेट एक्सपेंशन में दिखता है और उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिलहाल बिग स्टोरी बिग डिबेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस।